मेरा शरीर कांप रहा था, सारा शरीर पसीने में डूबा था और आंखें उस पर टिकी थी जिसमें अब सिर्फ कुछ सांसें ही बाकी थी। मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जब मैंने उसे देखा और एक पल को मैं वहीं जम सा गया। और उसके बाद उसने जो कहा, मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ, पर अब वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत थी जिससे मैं चाहकर भी इनकार नहीं कर सकता था। मेरा नाम आशीष सिंह है। मेरे पापा सरजीत सिंह ने अपना कारोबार एक छोटी सी मेडिसिन कंपनी से शुरू किया था और 30 साल की मेहनत के बाद उन्होंने एक ऐसी दवाई इजाद कर ली थी जिससे इंसान की घाव भरने की प्राकृतिक क्षमता को 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता था। इस दवाई का नाम V24 था। इसी के लॉन्च के लिए पापा ने मुझे भी न्यूयॉर्क से इंडिया बुला लिया था और मुझे V24 के बारे में एक स्पीच भी देनी थी। मैं अपने घर के लॉन में टहलते हुए वही स्पीच याद कर रहा था जब मैंने पहली बार उसे देखा। वह एक सफेद मोर के पीछे भाग रही थी और इस तरह उसके पीछे भागती हुई बहुत क्यूट लग रही थी। अरे मैं तुम्हें पका कर खा थोड़ी जाऊंगी, मुझे बस तुम्हारी एक तस्वीर चाहिए। अरे इधर आओ, मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हो? पकड़ लिया। जैसे ही उस खूबसूरत लड़की ने कहा पकड़ लिया, मैंने नकली खांसी की और वह मोर को दोनों हाथों से पकड़े बिखरे बालों के साथ मेरी तरफ पलटी तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं उसके पास गया और पूछा कि हमारे घर का पालतू मोर उसके हाथों में क्यों है। मुझे यूं अचानक अपने सामने देखकर वह हड़बड़ा गई थी। उसी घबराहट में बोली कि वह सिर्फ उसकी एक तस्वीर लेना चाहती है क्योंकि उसने पहली बार सफेद मोर देखा है। उसका नाम समीक्षा था। वह एक पेंटर थी और यहाँ मेरी माँ की बनाई पेंटिंग डिलीवर करने आई थी जो उसने खुद बनाई थी। जब मैंने उससे कहा कि क्या हम दोबारा मिल सकते हैं, तो उसने बहुत अजीब बात की। आप मुझसे मिलना नहीं चाहते, बस यूं ही रस्मन पूछ रहे हैं, इसलिए इस बात का कोई मतलब नहीं है। आप जैसा अमीर इंसान हम जैसों से वास्ता नहीं रखता। मैंने कहा, तो अगर मुझे ऐसा अमीर आदमी आपसे वास्ता रखना चाहे तो वह आपसे दोबारा कैसे मिल सकता है? क्या आप इतनी मशहूर पेंटर हैं कि आपका नाम लेकर मैं आपको तलाश कर सकता हूँ? इस बात पर वह हंसने लगी और उसने कहा, आप कहाँ मुझे तलाश करते फिरेंगे? मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन आपकी माँ ने मेरे हुनर को पहचाना है। मैंने उनकी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है और मेरा यकीन करें, अभी आप इस दरवाजे तक जाएंगे और मुझे भूल जाएंगे। मुझे उसकी ये बातें बहुत ही ज्यादा दिलचस्प लग रही थी। वह इतना बोलकर चली गई, जाने वह मुझ पर क्या जादू कर गई थी। मैं उसके बारे में ही सोच रहा था। वह मुझ पर रिवर्स साइकोलॉजी तो इस्तेमाल करके नहीं चली गई थी क्योंकि उसने कहा था कि आप मेरे बारे में भूल जाएंगे और मुझे याद भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं कब से उसी को याद कर रहा था। वह बार बार मेरे ख्यालों में आ रही थी। उसकी मासूम सूरत मेरी आंखों में बस गई थी। मेरी माँ से ही मैंने उसका जिक्र सुना। वह कहने लगी कि समीक्षा आई तो थी लेकिन अपने पैसे यहीं पर भूल कर चली गई है। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है इस लड़की का। मैं उसे दोबारा बुलाती हूँ, शाम में आएगी। शाम में जब वह दोबारा आई तो मैं अपनी माँ के साथ ही बैठा था, तो मैंने उसे दोबारा देखा और इस तरह हमारी दूसरी मुलाकात हुई। फिर इसी तरह किसी न किसी बहाने से उसे मेरी माँ ने दोबारा बुलाया और इस तरह मुझे उससे दोबारा मिलने का मौका मिला। इसी तरह हमारी 2-4 और मुलाकातें हुईं। हम एक पार्क में मिला करते थे। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। उसकी कोई भी बात सीधी नहीं होती थी। उसकी सारी बातें अजीब होती थी। वह कहती थी कि मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट तो पागल होते हैं और उनके साथ जिंदगी भी नहीं गुजर सकती। पर मैं उसे क्या बताता कि मैं इस पागल आर्टिस्ट के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का फैसला कर बैठा था। मैंने सारी जिंदगी बाहर के देश में गुजारी। मुझे वहाँ कोई लड़की पसंद नहीं आई, लेकिन समीक्षा को देखकर पता नहीं मुझ पर क्या जादू हो गया था कि बस मुझे वही अपनी हमसफर के रूप में चाहिए थी। और एक दिन मैंने उसे प्रपोज कर दिया। मैं उससे शादी करना चाहता था। समीक्षा ने मुझे हाँ कहने से पहले पूछा कि क्या न्यूयॉर्क में मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी और मैंने उसे बताया कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। एक दोस्त थी जिसका नाम नीलम था। उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, पर क्योंकि मैं उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचता था, इसलिए मैंने उसे इनकार कर दिया। उसने बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय रवि अंकल के, जिनको वह एक मॉर्निंग पार्क में पड़ी मिली थी और तब से उन्होंने ही उसे पाला है।
जब मैंने उसे प्रपोज किया तो उसका रवैया बड़ा अजीब सा था। ऐसा लगता था कि वह अपने जज्बात छुपाने में कामयाब हो गई थी, लेकिन दिल ही दिल में बहुत खुश थी। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ, तो उसने कहा कि हाँ, आप ठीक ठाक हैं। मुझे उसकी इस बात पर बहुत हंसी आई थी। मैं रवि से भी मिला। वे बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने बताया कि उनको कैंसर है, पर समीक्षा ये बात नहीं जानती और वे बहुत फिक्रमंद हैं कि उनके जाने के बाद समीक्षा का क्या होगा। उन्होंने मुझसे गुजारिश की कि अगर मैं समीक्षा के मामले में गंभीर हूँ तो जल्द से जल्द उससे शादी कर लूँ। मैंने उनसे वादा किया कि मैं समीक्षा का ख्याल रखूंगा, और यही वजह है कि मैंने समीक्षा से शादी करने के लिए अपनी फैमिली को बहुत जल्द मना लिया और समीक्षा से मेरी शादी हो गई। हम एक अलग घर में रहने वाले थे, जो घर मुझे मेरे पापा ने तोहफे में दिया था। जब हमारी शादी की रात थी तो उसने मुझे कहा कि मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, जिसके बाद शायद आप मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे। मुझे लगा कि शायद वह मुझे अपने अतीत के बारे में बताना चाहती है। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया और जब उसने कहा कि मुझे बर्गर किंग का बर्गर खाना है और अभी खाना है, नहीं तो मुझे कुछ हो जाएगा, तो मैं हंस हंस के पागल हो गया। एक बात तो तय थी कि उसके साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने वाली थी। समीक्षा के साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। हम साथ बहुत खुश थे कि एक दिन पापा ने मुझे रात को अचानक अपने ऑफिस बुलाया और बताया कि किसी ने V24 का फॉर्मूला ऑनलाइन चुरा लिया है। यह किसी माहिर हैकर का काम है और अगर उसने वह फॉर्मूला पब्लिक कर दिया तो सिंह इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। पर अजीब बात यह थी कि 3 दिन गुजर जाने के बाद भी न तो वह फॉर्मूला आउट हुआ था और न ही उसे कहीं बेचने की खबरें आई थी। और एक दिन हमें एक अनजान सोशल मीडिया अकाउंट से एक मैसेज मिला था, जिसमें लिखा था, 1994 की पुरानी हवेली, बोलो कुछ याद आया। यह मेरा बदला है। अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो तुम्हें कम नुकसान होगा। सारी दुनिया को बता दो कि तुमने आज से 25 साल पहले उस दिन क्या किया था, वरना बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारी दुश्मन एस। पापा यह मैसेज पढ़कर हैरान रह गए थे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था, पर उन्होंने कहा कि उनको इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि मुझे शक हो गया था कि पापा कुछ छुपा रहे थे। हम सब बहुत परेशान थे क्योंकि V24 के लिए हम इंडिया और विदेशों से भी अरबों के ऑर्डर उठा चुके थे। उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा थी। हमने एक जासूसी टीम बनाई जिसका काम यह पता लगाना था कि यह एस कौन है। यह कोई सिरदर्द की गोली नहीं थी, बल्कि एक इंसान की इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली दवाई थी। अभी तो मार्केट में आई भी नहीं थी, पहले से ही इसके ऑर्डर बुक हो चुके थे। यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, कोई मजाक नहीं था। हमें पहले से ही पता था कि इस तरह की हरकत भी हो सकती है, इसलिए सारी चीजों को बड़े संभाल के रखा था। लेकिन पता नहीं यह सब कैसे हो गया। इसका मतलब कि यह किसी बहुत माहिर हैकर का काम था। पर जो टीम हमने हायर की थी, वे भी आम लोगों की नहीं थी। वे अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। और उनकी पहली रिपोर्ट के मुताबिक यह सोशल मीडिया अकाउंट किसी लड़की का था जिसकी तारीख पैदाइश 1994 थी। उसके अकाउंट की डीपी पर एक पेंटिंग लगी थी और यह अकाउंट इंडिया का था, बल्कि हमारे शहर का था। कुछ दिन बाद पापा को एम की तरफ से एक और मैसेज मिला, जिसमें लिखा था, अब तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन हैं। विक्रम राय। क्या यह नाम भी तुम्हारे लिए नया है? पापा ने अब भी साफ इनकार कर दिया कि वे तो किसी विक्रम राय को जानते ही नहीं हैं। पर मैं जानता था कि पापा झूठ बोल रहे थे। मैंने उनसे अकेले में पूछा तो पापा के चेहरे पर मुझे किसी गुनाह की झलक नजर आ गई थी और आखिरकार उन्होंने मुझे सब बताया। V24 मेरा फॉर्मूला नहीं है, मेरी मेहनत नहीं है। विक्रम राय मेरे साथ काम करता था। वह मुझे अपना दोस्त समझता था, पर मैं उसका दोस्त नहीं था। वह बहुत समझदार और ज़हीन इंसान था। V24 को उसने ही इजाद किया था और सिर्फ 1 साल के अरसे में बनाया था। और एक कंपनी ने उसका साथ देने का वादा भी किया था। सिंह इंडस्ट्री उस वक्त एक दूसरे दर्जे की कंपनी थी। हमारे पास चंद सस्ते फॉर्मूलों के अलावा और कुछ भी नहीं था। अगर मुझे अपने हालात बदलने थे तो मुझे कुछ करना था। मैंने एक रात उसके घर हमला किया और फॉर्मूला चुरा लिया और उसके घर को आग लगा दी। पर हमसे कोई गलती हो गई।
शायद हमने सारी जानकारी और रिसर्च नहीं ली थी, तभी हमें V24 को दोबारा बनाने में 30 साल लग गए। यह जो कोई भी है शायद विक्रम का रिश्तेदार है। जहां तक मैं जानता हूं, उसका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था। उसकी शादी हुई कि नहीं यह हम नहीं जानते थे। V24 के चोरी हो जाने का मतलब यही है कि हम पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। मैंने पापा को बहुत बुरा भला कहा कि उन्होंने एक इंसान की जान ले ली, पर उनका कहना था कि वे अपनी कामयाबी की जंग लड़ रहे थे, और अगर तब वे यह सब नहीं करते तो आज हम इतने ऐशो आराम से ना रह रहे होते। वे सिर्फ एक अच्छा बाप बनने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि न मैं तुम्हें पढ़ने के लिए बाहर के देश भेज सकता और न ही यहाँ पर मेरी इतनी इज्जत होती। हम लोग गरीब रहकर गरीब ही मर जाते। जब इंसान गरीब होता है और उसके पास खाने को कुछ नहीं होता तो वह गलत या सही के बारे में नहीं सोचता। और फिर जासूसी टीम की दूसरी रिपोर्ट आई जिसने हम सबको हैरान कर दिया। इस अकाउंट की डीपी पर लगी पेंटिंग समीक्षा की थी। उस पर समीक्षा के दस्तखत थे। समीक्षा की तारीख पैदाइश भी 1994 की थी और एस से ही समीक्षा का नाम शुरू होता था। मैं समीक्षा से इतना प्यार करता था कि यह सब कुछ मेरे लिए सिर्फ इत्तेफाक हो सकता था। उसकी पेंटिंग किसी ने खरीद कर वहां लगा दी होगी और 1994 में और भी बहुत से लोग पैदा हुए होंगे और एस से किसी और का नाम भी बन सकता है। मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ भी नहीं आया, लेकिन मेरे पापा बहुत ज्यादा परेशान थे और उनको यकीन था कि यह जो कोई भी है बहुत करीबी है। इसलिए उनका पहला शक समीक्षा पर ही गया और वे तुरंत ही भड़क गए। पापा का कहना था कि हम समीक्षा के बारे में जानते ही क्या है, और मैंने उससे बहुत जल्दी में शादी की थी। वह जरूर उनके कोई दुश्मन है जो बहुत चालाकी से हमारे बीच आ गई है। मुझे कहा गया कि मैं यह कंफर्म करूं कि क्या वह अकाउंट समीक्षा का है या कोई उसका अकाउंट इस्तेमाल कर रहा है। मैं समीक्षा पर शक करने को तैयार नहीं था, जबकि पापा को यकीन हो गया था कि वही यह सब कर रही है। मैं घर गया और समीक्षा से बातों बातों में पूछा कि क्या उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है। उसने बताया कि उसने कॉलेज के जमाने में एक अकाउंट बनाया था, पर उसने कई सालों से उसे इस्तेमाल नहीं किया। मैंने उसे कहा कि जरा वह अकाउंट ओपन करे, और खुद में यह दुआएं करने लगा कि वह एस वाला अकाउंट नहीं खोले, पर उसने यही किया और मैं हैरान रह गया। उसको पासवर्ड याद नहीं आ रहा था, तो फिर उसने एक बहुत ही फनी सा पासवर्ड बताया जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब था, और उसने कहा कि अच्छा मैं खोलती हूँ। पर जैसे ही अकाउंट सामने आया मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं घर से अचानक निकल गया और पापा के ऑफिस आ गया। वहां वे लोग भी समीक्षा का अकाउंट ही खोल कर बैठे थे। समीक्षा घर में बैठी अकाउंट पर हमारी शादी की तस्वीर लगा रही थी और उसने नाम भी समीक्षा सिंह लिख दिया था। अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, पर मेरा दिल अब भी यह सब मानने को तैयार नहीं था। मेरे दिमाग में एक ही सवाल था कि अगर समीक्षा ही ऐसा है तो उसने इतनी आसानी से यह सब पता क्यों लगने दिया। पापा का कहना था कि क्योंकि अब बाजी उसके हाथ में है, फॉर्मूला भी उसके पास है। अगर हम उसे पकड़ भी लें तब भी हम यह नहीं जान पाएंगे कि फॉर्मूला कहाँ है। इसका यही हल है कि इससे पहले वह कोई कदम उठाए, उसे जान से मार दिया जाए। पर मैं इस सब के लिए राजी नहीं था। मुझे सलाह दी गई कि मैं अब समीक्षा के साथ नहीं रहूं, क्योंकि उसके साथ रहने में मेरी जान को खतरा है। मैंने पापा से कहा कि वे सब मुझ पर छोड़ दें, मैं सब अपने तरीके से संभालूंगा। समीक्षा को रोकने के लिए समीक्षा को जान से मारना जरूरी नहीं था, पर अगर यही सच था तो मुझे समीक्षा से कुछ सवाल करने थे। मैं घर गया तो वह बिल्कुल नॉर्मल थी। मैंने उससे एक ही सवाल किया कि उसने क्यों मेरे साथ ऐसा किया, क्यों मुझे इस्तेमाल किया, और उसे सब बताया, जबकि उसका कहना था कि वह इस सब के बारे में कुछ नहीं जानती है। वह किसी एस को नहीं जानती। वह अकाउंट भी उसका है, डीपी पर लगी पेंटिंग भी उसकी है, पर उसने कोई फॉर्मूला नहीं चुराया है। मैं टूट चुका था क्योंकि मैंने समीक्षा से प्यार किया था। मैं उसके साथ बहुत खुश था। मैंने उसे समझाया कि वह बदला लेने का इरादा छोड़ दे। हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे, बस वह यह इरादा छोड़ दे। पर समीक्षा जिद पर थी कि उसका इस सब से कोई वास्ता नहीं है। जासूसी टीम ने यह भी पता लगाया कि विक्रम राय का एक भाई रवि था।
अब तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी थी, पर मीना अब भी यही कह रही थी कि वह इस सब के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं हैरान था कि जब सब कुछ पता चल चुका था तो वह इतनी आसानी से झूठ कैसे बोल रही थी, पर उसकी आंखें देखकर लग रहा था कि वह झूठ नहीं बोल रही है। बहुत मासूम थी। उसका चेहरा ऐसा था कि अगर वह झूठ बोलती तो फौरन पकड़ी जाती। उसकी आंखें सच क्यों बोल रही थी, जबकि सब कुछ समझ चुका था। और फिर हमें एम की तरफ से एक और मैसेज मिला। तुम्हें दी हुई मोहलत खत्म हो गई है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम्हारी बहू समीक्षा सिंह। पापा ने कुछ लोगों को हायर किया और उन्हें हुक्म दिया कि वे रवि और समीक्षा दोनों को जान से मार दें, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह मामला मेरी हद से बाहर है। मुझे उस दिन पापा ने घर पर ही रोक लिया और गुंडों को मेरे घर भेज दिया। मुझे समीक्षा की कॉल आने लगी, पर इससे पहले कि मैं समीक्षा की कॉल सुनता पापा ने मेरे हाथ से फोन खींच लिया। जाने क्यों मेरे दिमाग ने खतरे की घंटी बजना शुरू कर दिया। मैं फौरन अपने घर जाने के लिए निकला, जबकि पापा को यकीन था कि अब तक उनके आदमी समीक्षा को जान से मार चुके होंगे। मेरी कार हमारी कॉलोनी में दाखिल हुई ही थी कि कोई लड़की मेरी कार के सामने आ गई। अगर मैं वक्त पर कार नहीं रोकता तो शायद वह मेरी कार से टकरा जाती। हैरान मैं तब हुआ जब मैंने देखा कि वह समीक्षा थी और मेरे पापा का खास आदमी उसके पीछे था। मैं यह देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाया और उनको मारने पीटने लगा। मैंने समीक्षा को बचाया और उसे घर ले आया। वह बेहोश हो गई थी। किस्मत से पापा के आदमियों को रवि भी घर पर नहीं मिले। इस हादसे के बाद समीक्षा बहुत डर गई थी और वह मुझ पर भरोसा नहीं कर रही थी। वह मुझसे नाराज हो गई, मुझसे दूर दूर रहने लगी। जाने यह मेरी मेहनत थी या मेरी दीवानगी कि मेरा दिल अब भी समीक्षा का तरफदार था। उसका अब भी यही कहना था कि उसने कुछ नहीं किया है। अब मुझे एक फैसला करना था, और मैंने यह फैसला किया कि मैं समीक्षा को लेकर कहीं दूर चला जाऊं और उसे इतनी मोहब्बत दूं कि वह यह सब भूल जाए। मेरे पापा ने उसके पापा को मारा था। उसके दिल से यह दुश्मनी निकालना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं निकालना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं उसे इतनी मोहब्बत दूं कि वह यह नफरत भूल जाए और मेरे पापा को माफ कर दे, और हम लोग भी 24 की सारी कमाई उसे देने को तैयार हों। वह जो कहेगी हम करेंगे। लेकिन मैं उसे अपनी जिंदगी से जाते हुए कैसे देख सकता था। मैं उसके बिना नहीं रह सकता था। वह पत्नी थी, मेरी मोहब्बत थी। वह इंसान थी जिसके साथ मैंने अपनी सारी जिंदगी बिताने के सपने देख लिए थे। अब मैं पीछे कैसे हट सकता था। वह मोहब्बत ही क्या जो बदल जाए। मेरी मोहब्बत बदल ही नहीं रही थी। मैं यही कर सकता था। मैंने समीक्षा से पूछा कि क्या वह मेरे साथ चलेगी। उसने कहा कि हाँ, बस मैं उसे कहीं दूर ले जाऊं। मैंने सारे इंतजाम कर लिए थे। मैं जाने की तैयारी कर रहा था जब मुझे समीक्षा के नंबर से एक मैसेज मिला। लिखा था, मैंने तुम लोगों को बहुत मोहलत दे दी। अब मेरा सब्र खत्म हो चुका है। पहले तुम्हारे बाप को मार कर अपना बदला लूंगी और फिर भी 24 का फॉर्मूला आउट करके सिंह इंडस्ट्री को बर्बाद करूंगी। रोक सकते हो तो रोक लो। समीक्षा। मेरे हाथ से हमारे उस नए घर की चाबी गिर गई जो मैंने शिमला की वादी में समीक्षा के लिए लिया था। मैं तुरंत अपने घर की तरफ भागा, और जब घर में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरे पापा और मम्मी की लाशें मेरे सामने पड़ी थी। मीना वहां खड़ी थी और उसके हाथ में हथियार था। वह डरी हुई लग रही थी, कांप रही थी। उसकी जुबान से पूरे जुमले अदा नहीं हो रहे थे, पर शायद वह अब भी यही कहने की कोशिश कर रही थी कि यह सब उसने नहीं किया। पर अब मेरे दिल में जल रहा मोहब्बत का आखिरी दिया भी बुझ चुका था। मैं वहीं खड़ा था कि पापा ने अपने करीब पड़ा पिस्तौल उठाया। उनके जिस्म में अभी चंद सांसें बाकी थी, और समीक्षा की तरफ गोली चला दी। गोली समीक्षा के माथे से पार हो गई। मैंने उसके वजूद को गिरने से पहले थाम लिया। पापा भी दम तोड़ गए थे। मेरा वजूद कांप रहा था। सारा जिस्म पसीने में सराबोर था, और आंखें समीक्षा के वजूद पर टिकी थी, जिसमें अब सिर्फ चंद सांसें ही बाकी थी। उसने मुझे कुछ पल देखा और दम तोड़ गई।
मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जब मैंने उसे देखा तो एक पल को मैं साकित सा हो गया। और उसके बाद उसने जो कहा मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ, पर अब वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत थी, जिससे मैं चाहते हुए भी इनकार नहीं कर सकता था। वह लड़की कोई और नहीं, मेरी दोस्त नीलम थी। पर नीलम क्यों मेरे माँ बाप को मारना चाहेगी? उसका इस सब से क्या ताल्लुक था? सोच रही हूँ तुम्हें भी जान से मार दूं, पर मैं मरे हुए लोगों को नहीं मारती। यह मेरा स्टाइल नहीं है। नीलम की आंखों में कोई रहम नहीं था। क्या उसने यह सब इसलिए किया था क्योंकि मैंने उसकी मोहब्बत को इनकार किया था? वह मुझे वहां बेबस छोड़कर चली गई। कुछ दिन बाद मुझे खबर मिली कि V24 मार्केट में आ गई है और उसकी कीमत इतनी कम रखी गई है कि एक आम इंसान भी उसे हासिल कर सकता है। जबकि जब यही दवाई सिंह इंडस्ट्री से लॉन्च हो रही थी तो इसकी कीमत गरीब आदमी की पहुंच से दूर थी। अब इस दवाई से करोड़ों लोगों का फायदा हो रहा था। अब मेरे लिए इंडिया में कुछ नहीं बचा था। मैं इंडिया छोड़कर हमेशा के लिए न्यूयॉर्क जा रहा था। जाने से पहले मैं उस पार्क में आया जहां मैंने समीक्षा को शादी के लिए प्रपोज किया था। पर उस बेंच पर रवि जी बैठे थे। सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे। वे उनको देख रहे थे। उनके करीब एक फोटो फ्रेम पड़ा था जिसमें 3 साल की समीक्षा रंगों से खेलती नजर आ रही थी। मेरी आंखें भर आईं। मैं बेंच के दूसरे किनारे पर बैठ गया। बच्चे कितने मासूम होते हैं, किसी भी जुर्म के जिम्मेदार नहीं होते, हर गुनाह से पाक। वह भी तो इन बच्चों जैसी मासूम थी। फिर आपने उस पर इतना बड़ा जुल्म कैसे कर दिया? मैंने उनसे सवाल किया। तुम्हें पता है वह मुझे इसी जगह मिली थी, इसी बेंच के नीचे एक फ्रूट के डिब्बे में पड़ी थी। मैंने उसे उठा लिया और उसी पल मुझे मेरे भाई की कॉल आई कि तुम्हारे बाप ने उससे उसकी मेहनत छीन ली है। वह मरने वाला है और उसकी आखिरी ख्वाहिश यही है कि वह दवाई गरीबों तक पहुंचे और मैं यह सब उसकी बेटी को बता दूं। नीलम, हमारा प्लान तो उसी दिन हो गया था। नीलम न्यूयॉर्क गई, तुम्हारी दोस्त बनी और तुमसे मोहब्बत का इजहार किया, पर तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। उस दिन हमें लगा हम हार गए हैं। मैं समीक्षा के लिए ऐसी जिंदगी नहीं चाहता था। मैं तो हमेशा से यही चाहता था कि वह अपना घर बसाए और हमेशा खुश रहे। पर तुम्हें मोहब्बत हुई भी तो किससे? हमारी समीक्षा से। और हमारा प्लान फिर से शुरू हो गया। सब कुछ नीलम करती रही और इल्जाम समीक्षा पर आया। नीलम के लिए समीक्षा का अकाउंट हैक करना मुश्किल नहीं था, पर उसे जान से मारना हमारा प्लान नहीं था। वह बदनसीब अपनी आई मौत मर गई। मेरे भाई का सपना पूरा हो गया। हम कामयाब हो गए। रवि की हालत ठीक नहीं थी। वह किसी रोबोट की तरह बोल रहे थे। यानी आपने उसे पाला पोसा तो सिर्फ इसलिए कि आप एक दिन उसकी कुर्बानी दे सकें। अगर वह आपकी अपनी बेटी होती तो क्या तब भी आप उसे ऐसे कुर्बान कर देते? मैं यह जानकर बहुत दुखी हो गया था। नहीं, मैंने उसे इंसानियत की सेवा के लिए कुर्बान किया है। मैंने उसकी कुर्बानी दी है और कुर्बानी सबसे प्यारी चीज की ही दी जाती है, तभी तो दुनिया उसे कुर्बानी मानती है। रवि ने खुद को तसल्ली दी। मैं वहां से आ गया और हमेशा के लिए न्यूयॉर्क चला आया। यह बदला किसी और का था और इसकी कीमत किसी और को चुकानी पड़ी। समीक्षा नहीं जानती थी कि विक्रम रॉय कौन था। वह नहीं जानती थी कि नीलम मेरे बाप से बदला क्यों लेना चाहती थी। वह यह भी नहीं जानती थी कि रवि ने उसे किस तरह कुर्बान कर डाला। वह मासूम थी। मेरी समीक्षा बहुत मासूम थी। नीलम के आदमियों ने उसे उठाकर मेरे घर ले गए थे और उसके फोन से मुझे मैसेज किया था और मेरे माँ बाप को इस दुनिया से भेजने के बाद हथियार उसके हाथों में पकड़ा दिया था और मुझे मौके पर बुला लिया था। काश कि मैं पहले उसे लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाता। ये लोग आपस में बदला लेते, एक दूसरे से लड़ते, जो मर्जी करते, बस मेरी समीक्षा मेरे पास होती, मेरी बाहों में होती, महफूज होती। और अब मेरे पास कुछ नहीं है।